बात करते हैं चुनाव को लेकर। 2022 यूपी चुनाव को लेकर सबकी नजर बनी हुई है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर चुकी है। इसी बीच सक्षम न्यूज इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपसे एक सवाल और जवाब का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है सपा नेता जितेंद्र यादव जी। जितेंद्र जी, किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव को? सबसे पहले मेरा आपसे ये एक सवाल होगा। पहले तो सक्षम न्यूज इंडिया के इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने मुझे यहां बुलाया, आमंत्रित किया, और यहां पे इस हॉल में मौजूद सभी जो श्रोतागण हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये 2022 का चुनाव है और विकास के मुद्दे को लेकर के हमारे चिल्लूपार विधानसभा का जो हमारा जो लोकल मुद्दा है उसको लेकर के, और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जन कल्याणकारी योजना है माननीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और बताने का काम करेंगे। आप सपा से दावेदारी कर रहे हैं और चिल्लूपार की बात की जाए, यहाँ पर अभी तक सपा की जीत नहीं हुई है, और यहाँ पर चिल्लूपार में जीत लाने के लिए किस तरह से इस रण के लिए आप तैयार हैं? देखिए, आपने कहा कि सपा की कभी जीत नहीं हुई यहाँ पे, ये सही है, लेकिन इस बार 22 में 22 की चलेगी। हम लोग दिन रात यहाँ पे अपने चिल्लूपार विधानसभा में पार्टी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाए हम उनके साथ रह करके उनको जिताने का काम करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, हम उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो उनका आदेश होगा मैं उनके निर्देश का पालन करूंगा, और जिन्हें वो प्रत्याशी बना करके बीच में भेजेंगे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। दूसरा आपके सामने एक सवाल ये भी होगा कि जिस तरह से चिल्लूपार ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आप एक यादव हैं, तो आप किस तरह से यहाँ पर अपनी जगह बनाएंगे और इस चुनाव में आपके लिए कितना कठिन होगा? नहीं, आपने सही कहा है। देखिए, ब्राह्मण बाहुल्य ये चूंकि माननीय पंडित शंकर तिवारी जी के समय से वो यहाँ पे लंबे समय से उनका यहाँ पे दबदबा रहा और रहे, ये सही है, लेकिन इसे ये कहना कि एक समाज के लिए, क्योंकि राजनीति करने वाला व्यक्ति किसी एक जाति धर्म को लेकर राजनीति नहीं कर सकता, उसके साथ सभी जाति धर्मों के लोग जब तक नहीं जुड़ते हैं तब तक वो राजनीति में सफल नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे बाबू कल्पना सिंह जी वो क्षत्रिय समाज से थे, राजपूत थे, वो भी यहाँ से 4 बार विधायक रहे। ये कहना गलत है कि नहीं एक व्यक्ति विशेष के लिए है, वो भी रहे, वो जमीनी नेता थे, गांधीवादी नेता थे, 4 बार मंत्री विधायक यहाँ से रहने के 4 बार विधायक और मिनिस्टर यहाँ रह चुके हैं। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तमाम मंत्री विधायक रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी कार्य है उसको लेकर हम जनता के बीच में फिर जाएंगे। मतलब आपका मानना यह है कि जाति धर्म मायने नहीं रखती, चुनाव जनता विकास चाहती है। जी, तो आप अगर जनता आपको चुनती है, आप जनता के बीच रहते हैं अगर आगे चलकर, तो क्या जनता के विकास, यहाँ चिल्लूपार के विकास के लिए आपकी तैयारी होगी? बिल्कुल विकास होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ विकास में विश्वास रखते हैं, जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके वो विकास में विश्वास रखते हैं। उन्हीं के बनाए गए जो विकास के रास्ते दिखाए गए, जैसे आप यहीं देख लीजिए, हमारे यहाँ चिल्लूपार विधानसभा में असोनपार का पुल है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बन के तैयार हुआ। यहीं पे आप देख ले सेवरा घाट का पुल है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बन के तैयार हुआ। यही देख ले समाजवादी पार्टी की सरकार में बोला जो हमारे ब्लॉक है यहाँ पे चिल्लूपार विधानसभा का बेवरी घाट का पुल है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बन रहा था, आज वो रुका पड़ा हुआ है। इसी तरह मोहन सिंह सेठ के नाम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपनी योजना चला करके उनके नाम से एक सेतु बनाने का काम किया, वो भी स्थगित पड़ा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, लोगों में बड़ी आशा और उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर का विकास होगा, लेकिन यहाँ जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास हुआ है। अभी तक सारे जो उनका योजना थी सब स्थगित है, उसी टूटी फूटी सड़कें देख लीजिए और हत्या तो आप देख ही रहे हैं। आपने बताया कि सपा ने यहाँ पे सिर्फ विकास कार्य किए हैं, क्या वजह रही कि जनता का प्यार नहीं मिल पाया सपा को? यहाँ पे देखिए, लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बहकाते हैं जनता में, क्योंकि विकास का काम जो उन्होंने किया है चिल्लूपार में, तमाम ऐसे दर्जनों ऐसे गांव हैं जो लोहिया गांव से जोड़ने का काम किया। एक गांव में 1 करोड़ की लागत से वहां पे आवास की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, वहां पे सोलर लाइट की व्यवस्था, उनके रहने की सुलभ करने की व्यवस्था, एक गांव में 1 करोड़ की लागत होती थी। डॉक्टर लोहिया के नाम से लोहिया गांव और हमारे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से योजना चलती है। इस तरह की कई योजना है, यहाँ पे दर्जनों ऐसे गांव मैं बता सकता हूँ, जैसे आपका कोयली खाल यहाँ का एक गांव है, छपिया उमराव गांव है, इस तरह से गाय घाट है, रगड़गंज है,
आप गोला क्षेत्र में चले जाए तो वहाँ पे तमाम ऐसे गांव हैं, जो भूपगढ़ है, वहाँ पे सिमरी है, चौकड़ी है, इस तरीके से तमाम ऐसे गांव हैं जिनको लोहिया गांव से जोड़ने का काम किया। नौजवानों को हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और वही नहीं, यहाँ पे जो हमारी बहनें थी उनको कन्या विद्या धन देने का काम करते थे। जो बेरोजगार युवा थे उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इस तरीके की तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजना है। आप देख सकते हैं 108 नंबर एम्बुलेंस, इसके पहले तमाम लोग रोड पे घायल हो जाते थे, तड़पते थे, सवारी नहीं मिलती थी, गाड़ी नहीं मिलती थी। उनकी समस्या को देखते हुए हमारे अखिलेश यादव जी ने 108 नंबर की एम्बुलेंस लाए, जो निःशुल्क, कहीं भी कोई घायल हो आप सूचना करते हैं आएगी और लेके जाने का काम करते, उन्हीं की देन है। डायल 100, पहले गांव में किसी भी क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा हो जाता था, पुलिस हिला हवाली करती थी, समय से पहुंचती नहीं थी, उसके लिए त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने डायल 100 की तमाम ऐसी योजनाएं हैं। उन्हीं योजनाओं को लेकर के हम चिल्लूपार की जनता में जाएंगे, उनको बताएंगे और 22 में 22 के चलाएंगे। चिल्लूपार में बाढ़ की भी एक बड़ी समस्या है, जिस समस्या के बीच में, जनता के बीच में आपने रहकर कार्य किया। इस कार्य के दौरान आपने लोगों की मदद की, लेकिन आपको क्या लगता है जो बाढ़ की समस्या लोगों के सामने खड़ी होती है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, बाढ़ की समस्या जो आपदा है ये लंबे समय से यहाँ पे तमाम यहाँ मंत्री रहे, विधायक हुए, सांसद हुए और खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से आते हैं। कहा जाए तो माननीय विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, हमारे यहाँ के सांसद हैं, ये तमाम लोग हैं। जिम्मेदारी इन लोग की बनती है कि ये लोग जाकर के बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र हैं वहां देखें कहां से दिक्कतें हैं, कौन से बंधों को मजबूत किया जाए। तो इसे कछारांचल का और दियारा का हमारा क्षेत्र है। मैं पिछले बार भी बाढ़ आई थी, उस बार में भी जितना हो सकता है मैं अपने पास से, अपनी व्यवस्था से, अपने पास से लगाकर लोगों की मदद करता हूं। इस बार की बाढ़ में भीषण बाढ़ आई थी, उस विभीषिका में मैं अपने रिस्क लेकर के पानी में जा करके लोगों के घर राशन पहुंचाने का, सब्जी पहुंचाने का, जो भी हो पाता था मैंने जनता की भरपूर सेवा किया है। लेकिन इस समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है? आपने मदद की, आपकी बात से, लेकिन इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? समस्या खत्म होगी जब चिल्लूपार विधानसभा में समाजवादी पार्टी का विधायक होगा और 22 गांव से समाजवादी पार्टी का जब सांसद बनेगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से अगर हम बात करें चिल्लूपार में अब तक जो कार्य हुए हैं, उस कार्य में क्या लगता है कितना विकास कार्य हुआ है, और जो विकास नहीं हुआ है, ऐसे क्या लगता है कि चिल्लूपार में और भी विकास आवश्यक है जो अभी तक नहीं हुए हैं? विकास के कार्य देखिए बहुत, अभी आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो जानी चाहिए। आज आप देख सकते राम जानकी मार्ग इतना गड्ढा में तब्दील हो गया कि 4 दिन पहले रवि त्रिपाठी नाम के एक पुलिस के जवान थे, वो देवरिया से आ रहे थे, वो गड्ढे में गिरने से उनकी मौत हो गई। और इस तरीके की तमाम दुर्घटनाएं, रोज लोग एक्सीडेंट हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, लेकिन इसका खोज खबर सरकार के काम तक नहीं पहुंच पा रहा। आप देख सकते हैं गोरखपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, ये आपका 5 साल खत्म होने जा रहा है लगभग। राष्ट्रीय राजमार्ग है, गोरखपुर से लेकर ये बनारस को जोड़ता है प्रधानमंत्री जी के जिले तक। ये आज देख लीजिए टूटा हुआ है। इस तरीके से कौन सा विकास हुआ है ये समझ में नहीं आता है। इसका जवाब 22 में उत्तर प्रदेश की जनता देगी। चिल्लूपार में कोई भी विकास नहीं हुआ है भाजपा सरकार आने के बाद। चिल्लूपार में आप कभी बता दे कोई एक पुल बना हो, सड़क का हाल आप लोग देख ही रहे हैं, कौन सा? मुझे तो नहीं दिखाई देता कि उनका चिल्लूपार में कोई काम हुआ हो। शहर में कुछ हो सकता है काम हुआ हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। आपके संगठन से काफी लोग टिकट मांग रहे हैं, अगर आपकी संगठन आपको टिकट देती है तो आपको क्यों? मैं लंबे समय से समाजवादी पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। अब पार्टी की जो भी रीतियां आंदोलन संघर्ष जो भी रहता है, मैं पार्टी बढ़ चढ़ की सेवा किया हूँ और एक संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी अपना प्रस्ताव रखा है, दावेदारी अपनी की है और फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, जो उनका निर्देश आएगा उसका हम पालन करेंगे। अगर पार्टी आपको ना टिकट देकर आपकी ही पार्टी के किसी और को और किसी पदाधिकारी और किसी कार्यकर्ता को टिकट देती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मेरा अगला कदम या पिछला कदम जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जो निर्देश होगा उनका निर्देश ही हमारा अगला कदम होगा। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। जो उनका निर्देश होगा मैं उसके साथ चलूंगा
और उस प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। चिल्लू पार के लिए आप एक युवा नेता हैं और युवा नेता होते हुए जो यूथ है उनके मन में भी बहुत सारी आशाएं होंगी, उनकी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी, तो उनकी समस्याओं को आप किस तरह देखते हैं? और आपको लगता है कि आप एक यूथ है, आप एक युवा चेहरा है, तो उन यूथ के लिए, उन युवाओं के लिए आपको कार्य करना चाहिए, उनकी कौन सी आवश्यकताएं हैं जिसे आप देख पा रहे हैं अभी? देखिए, नौजवान यहाँ बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है नौजवान। यहाँ पे तमाम सेना के तैयारी करते हैं, तमाम हमारे क्षेत्र के नौजवान सड़क पे दिन रात पसीना बहाते हैं, सड़क पे दौड़ते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लिए कहीं बड़े स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है, कहीं जाकर के वो अपना वहाँ दौड़ सके। हर ब्लॉक स्तर पे एक स्टेडियम होना चाहिए, उसमें व्यायामशाला होना चाहिए, और हर चौराहे पे कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारी माताएं बहनें जो भी चौराहे पे जाती हैं, किसी चौराहे पे आप जाके सर्वे कर लें, ना शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है साफ, ना सोलर लाइट की व्यवस्था है। इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं चिल्लू पार में, बदहाल हो चुका है चिल्लू पार, और चिल्लू पार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। बदलाव की बात हर नेता करते, हर पार्टी करती, लेकिन वो बदलाव आता क्यों नहीं है? बदलाव होगा, इस बार 22 में बदलाव होगा, और चिल्लू पार की महान जनता ने मूड बनाया है। इस बार चिल्लू पार में 22 में 22 ही चलेगी। विकास की बात करें, विकास तो पहले ही इनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। आपने देखा कौन सा विकास हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि सभी सांसद, जिस तरह से बात करें, जब चुनाव आता है तो सिर्फ विकास की बातें की जाती हैं, पार्टी कोई भी हो हर कोई विकास का बात करती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो विकास की बातें कहाँ चली जाती है और क्या उस बातों को लोग भूल जाते हैं? आपने सही कहा, और मुझे अदम गोंडवी जी की एक लाइन याद आ गई। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये दावा, ये आंकड़ा फर्जी है और दावा किताबी है। ये सही है कि जो भी उनका विकास हुआ है वो बस किताबी दावा है और फाइलों में है, जमीन पर कहीं नहीं है। आपने हरिशंकर तिवारी जी का कार्यकाल देखा, आपने राजेश त्रिपाठी जी का कार्यकाल देखा, और अब आप विनय तिवारी जी का कार्यकाल देख रहे हैं। इन सब में सबसे बेहतरीन अगर कार्य और विकास की बात करें आपके विधानसभा इस क्षेत्र में, तो किसका लगा आपको? देखिए, एक नाम आपने छोड़ दिया, वो भी बेईमानी होगी। यहाँ पे हमने पहले भी कहा कि बाबू कल्पनाथ सिंह हमारे डेरवा के रहने वाले हैं, उन्होंने भी तमाम ऐसे कार्य किए हैं। वो 4 बार मैंने कहा यहाँ से विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, तो उनका नाम छोड़ना भी बेईमानी होगी। वो एक गांधीवादी नेता है। और मैं कहूँ तो माननीय वर्तमान विधायक जी और पूर्व विधायक जी, ये लोग तो आपस में ही लोग नूरा कुश्ती करते रहते हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोग कहते हैं कि ये विकास काम मैंने किया, तभी कुछ देर बाद उनका आया कि नहीं इसको मैंने कराया मुख्यमंत्री से कह करके। तो ये बड़ा एक असमंजस की स्थिति है, इसको बेहतर वही लोग बता पाएंगे इन्होंने कौन सा काम किया है। 2022 में सपा की सरकार बनेगी, एक सवाल है, आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार, योगी जी का लगातार यह कहना है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार बनने के बाद जिस तरह से यहाँ पर यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर दी गई है, माफियों को साफ कर दिया गया है, महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा पे ध्यान दिया गया है, तो सपा किस तरह से 400 सीटों पर कदम बनाएगी और किस तरह से सपा जीत हासिल करेगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा है कि हमारी पार्टी जो है 400 सीटें लगभग जीत सकती है। और यहाँ आपने कहा कि यहाँ पे गोरखपुर में जो माफिया गुंडे बदमाश, अभी आपने हाल ही में देखा गोरखपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई, मनीष गुप्ता की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। उनकी अभी चिता को शांति नहीं मिली, तब मनीष प्रजापति की हत्या हो गई। अभी आप देखिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की कानपुर में हर्ष यादव की हत्या हो गई। हत्या का सिलसिला कहाँ रुक रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन दावा उनका खोखला है। अपराधी कहीं नहीं रुके हुए। उन्होंने कहा कि अपराधी सभी जेल में होंगे, प्रदेश छोड़ के भाग जाए। आखिर ये हत्या करने वाले आखिर लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? या तो फिर सत्ता के संरक्षित लोग हैं, पाले हुए लोग हैं, उनके इशारे पे हो रहा है ये कांड। आखिर मुख्यमंत्री जी हमारे जनपद से, यहाँ पे कोई डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है गोरखपुर में। तो जितेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। हम चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बात कही है विकास की चिल्लू पार की जनता के लिए, वो आप उस तरह से कार्य करें। अगर आपको मौका मिलता है पार्टी के द्वारा, तो बस आप आगे आपके साथ फिर हम मिलेंगे आपके विकास कार्यों के साथ देखने के लिए कि किस तरह से आपने यहाँ की जनता के लिए कार्य किया है। बस आगे हम फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।